हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 18 मंडे को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से है और एक आर्टिकल द हिंदू का है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो गोइंग बैकवर्ड्स, एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है सरकार की उसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। द हिंदू में ये आर्टिकल आया है। सिमिलर आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा, अ स्पॉटी रिपोर्ट कार्ड। तो ये आर्टिकल, दोनों आर्टिकल को हमने मर्ज करके एक ही में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। टोटल 3 आर्टिकल ये हमारे आज डिस्कशन हम करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है गोइंग बैकवर्ड्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेंस में पूछा जा सकता है, कुछ डेटा हैं वो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल बेसिकली जो गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स पॉलिसी है और अप्रोच है, रिसेंटली बड़ी चेंज हो गई है। 2 साल पहले कुछ और अप्रोच थी और रिसेंटली अभी जो अप्रोच है वो बहुत ही अलग अप्रोच है। पहले थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे और अभी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन वाली अप्रोच जो है सरकार की है। तो उसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है यहाँ पर राइटर के द्वारा। क्या कहा गया है? राइटर ने बोला है कि इस साल जो हमारा हार्वेस्ट हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा के हिसाब से वो हुआ है 112.7 मिलियन टन वीट। 2022 और 23 की बात करते हैं, जो कि रिकॉर्ड है ना। बहुत अच्छा जो है मानसून रहा था लास्ट ईयर का और अच्छा खासा फसल हुआ था। उसमें अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात करें, MSP के थ्रू सरकार ने कितना प्रोक्योर किया है? 26.2 मिलियन टन। इसका मतलब मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी लगभग 90 मिलियन टन के आसपास है। 2 साल पहले की बात करें तो सरकार ने 43.3 मिलियन टन क्या किया था? प्रोक्योर किया था। ये तो कोविड वाला ईयर था तो ऑब्वियसली उस समय प्रोक्योरमेंट ज़्यादा था क्योंकि गरीबों को दे रही थी सरकार। तो उस समय इतना प्रोक्योर किया था और 70 मिलियन टन था, तब भी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अभी मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं वीट के। फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो है पहले एक चिंता का विषय है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। राइटर ने एक और चीज़ पे सवाल उठाया है। कहा है कि वीट के जो एक्सपोर्ट था उसको हमने बैन कर रखा है मई 2022 से। ये यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था, उस समय प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो उस समय से इंडिया ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था जो वीट का था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ काय में ट्रांसलेट होना चाहिए? जो प्रेशर है प्राइसेस पे वो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब प्राइसेस गिरने चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। उसके साथ साथ सरकार और क्या कर रही है? सरकार ने अभी रिसेंटली जून में जो स्टॉक लिमिट थी वीट की, होलसेल जो ट्रेडर हैं या फिर जो बिग चेन रिटेलर हैं उसमें कर दिया है कि 3,000 टन से वो ज़्यादा प्रोक्योर नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते, स्टॉक में नहीं रख सकते। उसको फिर लास्ट जो है वीक कम करके 2,000 टन कर दिया है, ताकि जो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी है वीट की वो कंट्री में ना हो सके। मतलब स्कार्सिटी का मतलब जो सप्लाई है मार्केट में वीट का वो कम ना हो और डिमांड ज़्यादा ना हो, ताकि प्राइसेस ज़्यादा हाई ना हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ऐसा सरकार कह रही है या ऐसा सरकार की मंशा है। ठीक है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है? बात तो ये है कि इतना ज़्यादा 2 साल पहले जब हम लोग प्रोक्योर कर रहे थे, वीट एक्सपोर्ट भी बैन नहीं था, तब भी जो है प्राइसेस इतने नहीं बढ़ रहे थे और अभी एकदम से इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो उठता है इस डेटा पे, क्या इतना जो है वीट हार्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है? डेटा सही है या नहीं है? क्योंकि सरकार की जो स्टेप्स हैं वो तो बड़ी चिंताजनक वाली है। ऐसा कर रही है सरकार जैसे कि बहुत कम जो है प्रोडक्शन हुआ है। तो इसलिए जो है राइटर ने ये सवाल उठाया है कि एक सवाल तो ये होगा कि जो वीट का डेटा है वो सही है या नहीं है, एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन हुआ है या नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है वो क्या उठाया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसकी अप्रोच एकदम बदल गई है। पहले मार्केट बेस्ड अप्रोच थी। 2 साल पहले सरकार 3 लॉ लेके आई थी, ठीक है, और वो लॉ जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकते थे, वाटरशेड मूवमेंट हो सकता था एग्रीकल्चर में। जैसे 1991 में वाटरशेड मूवमेंट था एक, पूरा का पूरा LPG रिफॉर्म्स हुए थे, वैसे ही LPG रिफॉर्म जो है बेसिकली एग्रीकल्चर में हो रहे थे और सेक्टर को ओपन किया जा रहा था। 3 लॉ लेके आए थे। उस लॉ में क्लियर कट कहा गया था कि अगर गवर्नमेंट है ना, जो लॉ था उसमें क्लियर
उसमें से एक था एसेंशियल कमोडिटी लॉ, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसमें क्या था, सरकार ने जब नया रिफॉर्म लेके आई थी उसमें कही थी कि अगर 100% से ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे तभी हम इंटरवेंशन करेंगे, अदरवाइज इंटरवेंशन नहीं करेंगे। अभी तो प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ सिग्नल है और सरकार जो है इस तरीके के इंटरवेंशन कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक सिर्फ वीट की बात नहीं है, सरकार ने जो है एक्सपोर्ट बैन कर अलग अलग जगह लगा के रखा है। जैसे वीट हो गया, बासमती नॉन बासमती राइस हो गया, शुगर हो गया, ओनियन हो गया, उड़द हो गई, तुअर हो गई, अलग अलग पल्सेस में, और स्टॉक लिमिट्स भी लगा के रखी है, ठीक है, स्टॉक लिमिट भी और इवन फ्लोर प्राइस भी रखा हुआ है $1200 पर टन। अगर कोई खरीदेगा बासमती राइस तभी हम देंगे। अरे बासमती तो वैसे भी हार्डली लो इनकम कंज्यूमर हाउस होल्ड जो है खाते ही नहीं है ना बासमती, तो क्या फ़र्क पड़ता है बासमती रहे या ना रहे। इंडिया में बासमती खाने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है, मेट्रो सिटीज़ के लोग ही खाते हैं, जनरली साउथ में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, इवन हिंदी बेल्ट में भी नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब है इन सब स्टेप्स का, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है ये बहुत ही बैकवर्ड लेके जा रही है और जो मार्केट के अगेंस्ट है, मार्केट डिस्टॉर्ट कर रही है। और मेन कारण क्या है इसका, इसका सिर्फ एकमात्र कारण है आने वाले समय में जो है 5 राज्यों में चुनाव हैं और सरकार जो है ऐसा नहीं दिखना चाहती है कि वो एंटी पुअर है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली बहुत बढ़ गया था, टमाटर के भाव बढ़ गए थे, प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, तो सरकार ये सब स्टेप पहले से लेना चाह रही है। हालांकि ये सारी स्टेप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो वो जो 3 लॉ रिपील किए गए उसका तो मेन कारण ये था कि उसमें कंसेंसस नहीं बनाया गया और अच्छे से उसे समझाया नहीं गया फार्मर्स को कि वो उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है वो तीनों लॉ अगर होंगे तो, है ना। उसमें सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा रहा था, डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर खरीद सकता था, डायरेक्ट फार्मर से खरीद रहा था, तो उसमें मीडिएटर जो है हटाए जा रहे थे ताकि फार्मर की इनकम को डायरेक्ट बेनिफिट मिले और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जो भी रीजंस थे प्रोटेस्ट के कारण सरकार ने उसे वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, वो एटलीस्ट स्पिरिट में तो काम कर सकती है उसी लॉ के, वो स्पिरिट के अगेंस्ट में काम कर रही है और बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ लेके आ रही है गवर्नमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को और पीछे लेके जाएगी। समझ में आया क्या। अब सबसे पहली बात, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। रीज़न क्या है, इलेक्शन है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म लॉसेज होंगे। पहला इम्प्लीकेशन क्या है, एक तो डिस्करेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। कैसे डिस्करेज करेगा भाई, अब जब वेयर हाउसिंग को वही नहीं रहेगी, है ना, प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगा, जब प्रोक्योरमेंट 2000 टन से ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है, ट्रेडर 2000 टन से ज़्यादा नहीं कर सकते, रख सकते अपने पास होल्ड करके, तो वेयर हाउसेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट करेंगे क्या प्राइवेट सेक्टर वाले, नहीं करेंगे, डरेंगे, सरकार कभी भी ऐसा डिसीजन ले सकती है। दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट अगर बार बार कर्व कर दोगे, एक्सपोर्ट बैन लगा दोगे, तो ये जो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होगा। तीसरा है हमारे सुपर मार्केट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले, ये लोग भी तो नहीं करेंगे अगर आप इनको होर्डिंग का नहीं दोगे, इनको भी होर्डिंग के लिए प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, है ना, इनको 2000 टन बोल दिया गया, इनको प्रोसेसिंग के लिए हमेशा चाहिए होगा, तो फिर ये लोग भी क्या होंगे, डिस्करेज होंगे इस तरीके के डिसीज़न के। दूसरा जो सबसे बड़ा लूज़र होगा इसमें वो होंगे फार्मर्स। क्यों लूज़र होंगे, क्योंकि एक तो उन लोगों को सही प्राइस मिलता नहीं, और जब प्राइजेस अच्छे बढ़ रहे होते हैं या अच्छे मिल रहे होते हैं तो सरकार इंटरफेयर कर देती है, तो ये अलग मुद्दा हो जाता है। अब सरकार ने बाहर एक्सपोर्ट को कर दिया कर्ब, अब बाहर एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, अब क्या होगा, सारा का सारा डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस हो सकता है एक्सपोर्ट के कारण बढ़ रहे हों बाहर जाने के कारण, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डोमेस्टिक में सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, सप्लाई एकदम ज़्यादा हो गई, डिमांड उतनी है नहीं, तो प्राइसेस क्रैश हो जाएगा, 2-3 रुपए किलो में बिके करेंगे। वही टमाटर अब 15 रुपए किलो हो गया है, और हो सकता है ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो फिर वो 5 रुपए 10 रुपए में मिले, तो फार्मर्स को अच्छा खासा पैसा मिलने वाला था, लेकिन सरकार की ये पॉलिसीज़ के कारण क्रैश हो रहे हैं प्राइसेस, और अगर प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे अगले बार जो है वो चेंज, जो पैटर्न होगा उनका क्रॉपिंग का वो दूसरा हो जाएगा। वो देखेंगे यार
कोई मतलब नहीं है। मतलब प्याज उगाने में, टमाटर उगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार इंटरवीन कर देती है। वीट को प्रोड्यूस करने में कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर ऐसे में जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, और जहाँ पर उनको सिक्योरिटी लगेगी एमएसपी वाली, वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे। और हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो सके। एक तो जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसके कारण, बार बार एक ही क्रॉप उगाने के कारण सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, और दूसरा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके कारण सॉइल की भी और लोगों की भी अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्राइसेस भी तो बहुत हाई हो जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए भी। तो ये सब सारी चीज़ों के कारण जो चेंज पैटर्न होगा नेक्स्ट ईयर, उसका जिम्मेदार भी सरकार ही होगी, क्योंकि प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन इसमें आर्टिकल में है नहीं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिस्करेज होगा। क्यों? क्योंकि सरकार की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ का लॉन्ग टर्म में यही जो है नुकसान होता है कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप को पीछे खींच लेता है, अपना हाथ पीछे ले लेता है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इम्प्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आया? ठीक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट चीता अ ईयर ऑन। ये आर्टिकल GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, द हिंदू में आया हुआ है, और आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हॉट टॉपिक है ना। 2022 से न्यूज़ में है, 2023 चल रहा है, उसमें प्रीलिम्स में नहीं आया, 2024 के प्रीलिम्स में आपको दिख सकता है। प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी हो सकता है आपको डायरेक्टली ना पूछे, इनडायरेक्ट चीज़ें पूछ लें, तो कुछ चीज़ें हम कवर कर लेंगे। हो सकता है आपको अलग से जो है क्वेश्चन इसके लिए अलग से प्रिपेयर करा दूंगा मैं। प्रीलिम्स आते तो हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अलग से प्रिपेयर करेंगे अपन, तो उस समय मैं ये सब करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल अभी 1 साल कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट चीता को। मोदी जी का बर्थडे था लास्ट ईयर 17 सितंबर को 2022। उस दिन प्रोजेक्ट चीता चालू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें री इंट्रोडक्शन किया गया था अफ्रीकन चीतों का। कहाँ पर? कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। तो पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ है किसी भी जानवर का पूरे दुनिया में। चीता जो है कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से। हम चाहते थे एशियाटिक चीते हों, जो कि कहाँ पर हैं? ईरान में, जो कि 40 थे। हमारे यहाँ भी एशियाटिक चीते थे, 1950s में जो है ये एक्सटिंक्शन हो गया था। तो हम चाहते थे दोबारा से प्रोजेक्ट जो चीता है उसके थ्रू री इंट्रोडक्शन किया जाए चीता का हमारे यहाँ, लेकिन ये दे नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने अफ्रीकन चीता ले आए। बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो इसके अगेंस्ट में थे, पर सरकार को लाना था, और बहुत शान से जो है ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और मोदी जी की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आई थी। मोदी जी फ़ोटो बहुत बढ़िया बढ़िया खींचे थे। बर्थडे का दिन था, आज भी सबको याद होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल। एक साल कंप्लीट हो चुका है, और अभी इस समय जो सिचुएशन है वो क्या है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। बेसिकली अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के एम को, तो एम क्या है इसका एम है, फर्स्ट एम है टू कंजर्व ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, उसको कंजर्व करने के लिए हम प्रोजेक्ट जो चीता है उसको शुरू किए। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब क्या है? फूड चेन में जो है प्रीडेटर अगर ख़त्म हो जाए, है ना, मर जाए, एक्सटिंक्शन हो जाए, तो जो प्रे होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। प्रे कौन है? डियर, हिरन है। अब हिरन क्या करते हैं? ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या हो जाएगा? ख़त्म होने लगेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बचाने के लिए, फूड चेन को वापस कंप्लीट करने के लिए, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चालू किया है। और ओवरऑल जो कंजर्वेशन है चीता का पूरी दुनिया में, ये भी एक एम है ही। ठीक है, अब बात करते हैं अभी की सिचुएशन की। टोटल 8 चीता शुरू में आए थे नामीबिया से, 12 चीता साउथ अफ्रीका से, टोटल 20 चीता कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। टोटल 20 चीता आए, उसे 1 महीने क्वारंटाइन के लिए रखने के लिए कहा गया, लेकिन उस 70-80 दिन में ही रेडियो कॉलर्ड करके छोड़ा गया। रेडियो कॉलर्ड मतलब क्या है? उनके गले में एक कॉलर लगाई गई जिसमें रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी, छोटे से छोटे ट्रांसमीटर थे, जिससे हम उनका जो भी जगह वो जा रहे हैं ना, उनको क्या कर सकें? देख सकें। हमेशा वो कहाँ स्क्रूटिनी में रहें, हमेशा वो हमारी नज़र में रहें, इसलिए ये रेडियो कॉलर को जो है लगाया गया है चीता में। ठीक है, तो उसके बाद से जब से ये हुआ है टोटल 6 चीता मर चुके हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ 4 कब जो है बॉर्न हुए थे
इन्हीं चीता से मीटिंग होने के कारण उसमें से 3 जो है मर चुके हैं। 6 चीता थे, वो 4 तो कैप्टिविटी में मर गए और 2 वाइल्ड में मर गए। तो ये जो 4 कैप्टिविटी में मरे ना, इसकी बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये वैसी वाली बात है कि आप अंबानी के घर में रह रहे हो और किसी कारण से, गर्मी के कारण से, खाना ना मिलने के कारण से मर जा रहे हो, या फिर आपको वहाँ एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा है। तो ये वैसी वाली बात है, क्योंकि कैप्टिविटी में बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर वहाँ सर्वाइव नहीं हो पा रही स्पीशीज़ तो फिर बहुत बड़ा इशू है। ठीक, तो 2 वाइल्ड में मरे, कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना एक्सपेक्टेड था। 3 कब्स मरना भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनका जो रेट है 70% के आसपास होता है कब्स का मरने का। लेकिन जो मॉर्टेलिटी है रेट जनरली कितनी होती है? 15% होती है अडल्ट्स में, और इंडिया में जो है लगभग 30% पहुंच गया है, जो कि चिंता का विषय है। ठीक है, तो आर्टिकल में बात की गई है कि क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या रीज़न से मरे हैं। तो रेडियो कॉलर बहुत लोगों ने कहा था कि इसके कारण मरे हैं, लेकिन ऐसा सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक जो फर्स्ट चीता था वो रेनल कंडीशन के कारण मरा था, और ये एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर पहले से कोई सिक था तो उसे फिर लाया ही क्यों गया इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो और स्ट्रेस होगा। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसके लिए नया है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके बाद फीमेल जो है, हम एक फ़ीमेल चीता डाई हुई थी मेटिंग के कारण। ठीक है, तो मेटिंग जो कैप्टिविटी में मेटिंग थी उसको मना किया गया था ना, नेचुरली मेटिंग करने के लिए जो एक्शन प्लान था उसमें यही था कि नेचुरली मेटिंग होनी चाहिए, पर इन लोग जो है कैप्टिविटी में मेटिंग करवा रहे थे, उससे 4 कब्ज़ भी हुए। एक जो है मीटिंग के कारण फीमेल थी वो ख़त्म हो गई। ऐसे अलग अलग रीज़न थे। जो कब्स थे वो हीट वेव कंडीशन के कारण ख़त्म हो गए। जो छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे, उनकी जान चली गई। उसके साथ साथ कुछ अलग अलग रीज़न थे, जैसे कार्डियोपल्मोनरी फेलियर था कुछ का, और बाकियों का रीज़न्स बताया नहीं गया। टोटल 9 डेथ हो चुकी है। 24 में से 4 कब्स थे, 20 आए थे, 24 में से कितने बचे हैं? सिर्फ 15 बचे हैं। तो ये जो है चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कि मॉर्टेलिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि 15% अडल्ट में थी और 70% तक कब्स में थी। कब्स में तो ठीक है, लेकिन अडल्ट में 30% मर गई है। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी क्या कर रही है? पब्लिक अथॉरिटी बोल रही नहीं नहीं सही है, इतना एक्सपेक्टेड था, और जो हायर डेटा है ना, जो हाई वैल्यू है डेटा की, वो कोट कर रहे हैं कहीं और से जस्टिफाई करने के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है ना, जब चीता प्रोजेक्ट चीता आया तो बहुत ज़्यादा फोकस सरकार का इस प्रोजेक्ट पे ही चला गया। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उस पर ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी बिल्कुल क्या हो गए? डाइवर्ट हो गए। जैसे कि जीआईबी की बात करते हैं। जीआईबी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। राजस्थान गुजरात में कुछ कुछ गिनती की बची हुई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और भी ऐसे प्रोजेक्ट है, ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सब से जो है ध्यान हटा के सारा का सारा प्रोजेक्ट चीता पे फोकस कर दिया गया। तो बेसिकली इससे क्या लेसन लर्न हुए इसकी बात कर लेते हैं। तो लेसन जो हुए वो, एक तो आप अभी मतलब सरकार और प्रोजेक्ट लाने की और चीता लाने की बात कर रही है। ठीक है, तो पहला तो जो लेसन है वो क्या है कि जब तक कि आपके पास प्रॉपर और एडिक्वेट हैबिटेट ना हो तब तक के बिल्कुल मत लाओ, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ग्लोरीफाई सफारी की बात कर दी और बहुत सुंदर सुंदर सफारी के लिए जगह बना दी, टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें कर दी, तो जो है चीता सर्वाइव कर जाएंगे। चीता ऐसे सर्वाइव नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपर हैबिटेट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, एटलीस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की ज़रूरत पड़ती है। जो चीता है वो, उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और वो 1 या 2 चीता ही रह पाते हैं इतने बड़े बड़े एरिया में। तो बहुत ज़्यादा चीता एक साथ इंट्रोड्यूस करने के कारण भी जो है जान जा सकती है। और जो थर्ड वीकनेस है ना, वो गवर्नमेंट की, एनवायरमेंटलिस्ट की सुनने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, जो कंसल्टेशन हो रहा है उनकी मानने की ज़रूरत है। बहुत पिछले बार किया गया था, बहुत लोगों ने मना भी किया था कि ये सूट नहीं कर रहा है, पर इसे बहुत सीरियसली मोदी जी ने जो है अपना मतलब इसे बहुत सीरियस लिया और इसे कंटिन्यू किया। उसके बावजूद भी बहुत लोगों की वार्निंग है, तो सब लोगों की सुने, कंसल्टेशन करें, और उसमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको करें। एटलीस्ट जो लोग हैं उनकी बात सुनी जाएगी, तो हो सकता है कि जो डेथ है वो रेट कम हो जाए। तो ये मेन 3 चीज़ें होंगी जो इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी अभी बात कर रही है और चीता लाने की। उसे कहाँ छोड़ेंगे? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये 2 सेंचुरी जो है न्यूज़ में है।
दो सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सागर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर है। एमपीपीएससी में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए एमपीपीएससी के हिसाब से मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया है, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। ये मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको हो सकता है पता हो या ना हो, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट है, जान लो। दूसरा है हमारा गांधी सागर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मंदसौर और नीमच बॉर्डर के तरफ है, नॉर्थ एरिया है ना, विंध्याचल जो पर्वत है उस साइड में ही ये दोनों क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। समझ में आया क्या? थर्ड है हमारी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। रिवर की बात करें तो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है कूनो, उसमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाइसेक्ट करती है। ये इंडियन वॉल्फ और लेपर्ड के लिए ऑलरेडी फेमस है, और विंध्याचल माउंटेन रेंज में ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है। यहाँ के डोमिनेटिंग ट्री की बात करें तो करधई, खैर और सलई ट्री। मान लीजिए इतनी सिर्फ जानकारी आ जाए आपको, विंध्याचल आ जाए है ना, और लेपर्ड और इंडियन वॉल्फ आ जाए, तो आपको बताना है कि बताओ कौन सा है नेशनल पार्क, तो आपको बन जाना चाहिए करडई, खैर और सलाई ट्री, ये डोमिनेटिंग ट्री है यहाँ के। रणथंभौर के थ्रू जो है यहाँ पर कूनो में टाइगर भी आ जाते हैं, तो ये दोनों के बीच में एक कॉरिडोर है, ठीक है, नेचुरली कॉरिडोर है, नेचुरल कॉरिडोर। तो टाइगर यहाँ आते हैं, तो कूनो में टाइगर की पॉपुलेशन भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लायन की है क्या? लायन की नहीं है। लायन ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी 2014 में, लेकिन मोदी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर, उस समय सीएम थे, पॉलिटिक्स के कारण और एनवायरनमेंट जो कंसर्न थे उसके कारण जो लायन था वो ट्रांसलोकेट नहीं किया गया। लेकिन चीता लेके आ चुके हैं ट्रांसलोकेट, और अभी जो है चीता के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। ठीक है, तो कूनो में टाइगर भी है, लायन नहीं है, और चीता है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट था, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट और स्किल्स जिन लोगों के पास है, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। अगर मुझे आप लोग नहीं भी बताते तो भी मैं इसे वाइल्ड गैस मार सकता था। अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाता पीएम विश्वकर्मा स्कीम और एक भी जगह वर्कर्स होता या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ होती, तो मैं वही ऑप्शन लगाता। क्यों लगाता? क्योंकि विश्वकर्मा जो माइथोलॉजिकल वाले जो हमारे गॉड हैं, है ना, वो आर्किटेक्ट ऑफ ऑल गॉड्स, मतलब बेसिकली जो गॉड के आर्किटेक्ट जितने भी गॉड हैं उनके महलों को कौन बनाता है? विश्वकर्मा जी जो भगवान हैं वही बनाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली गॉड में आर्किटेक्ट हैं, और जितने भी कंस्ट्रक्शन और लेबर वर्कर्स होते हैं ये सब किसकी पूजा करते हैं? विश्वकर्मा जी की। अगर आपको इतना भी पता है और आपको ये पता है कि बीजेपी की सरकार है, तो आप ये वाइल्ड गैस लगा सकते हैं। और ये वाइल्ड गैस नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे या फिर आप अगर ये नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप जो 50-50 वाले सही करने वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके फेवर में नहीं जाएंगे। आपको एटलीस्ट 50% क्वेश्चन अपने फेवर में चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारा रीड और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ब्लाइंड तुक्के से काम नहीं चलेगा, आपके फेवर में नहीं आएंगी चीज़ें। प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीज़ें कभी डिस्कस करूँगा मैं कि प्रीलिम्स में कैसे निकालते हैं और क्या क्या करने की ज़रूरत है, तुक्के भी कैसे सही हों, उस पे भी हम बात करेंगे। तो ये वाइल्ड गैस आप लगाते तो आपको समझ में आ जाता है। जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन हैं, स्किल्ड वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। सरकार द्वारा ये स्कीम लाई गई है। टोटल 13,000 करोड़ इस स्कीम में अलॉट किए गए हैं, और मेनली ओबीसी जो कम्युनिटी है उसको टारगेट किया है। जो कारपेंटर हैं, गोल्डस्मिथ हैं, लॉन्ड्रीमैन हैं या बार्बर हैं, ये कम्युनिटी को बेसिकली टारगेट किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हमारे विश्वकर्मा हैं वो हिंदू माइथोलॉजी में आर्किटेक्ट ऑफ गॉड के नाम से जाने जाते हैं, है ना। जितने भी महल थे उस वक्त सारे भगवान के कौन बनाता था? विश्वकर्मा जी ही बनाते थे। तो वो बेसिकली इनकी पूजा कौन करता था? वर्कर, आर्टिशन और आर्टिस्ट, ये सारे लोग इनकी ही पूजा करते हैं हमारे हिंदी माइथोलॉजी में। ठीक है, तो स्कीम के लिए कौन एलिजिबल होगा? लगभग 18 डिफरेंट सेक्टर्स के जो वर्कर हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कारपेंटर हो गया, बोट मेकर हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, ठीक है, हैमर वाला हो गया, टूल किट मेकर हो गए, लॉक स्मिथ हो गए, ऐसे अलग अलग 18 तरह की जो फैमिलीज़ है। हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल स्किल है
वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ना उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा इशू हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ धीरे धीरे वो छोड़ दे रही है क्योंकि वो सस्टेनेबल और वायबल नहीं है। अब इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सर्वाइव करें। डाइवर्सिटी रहती है, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है वो अननेसेसरली उनको उठानी पड़ेगी। तो हमारी जो बहुत ही पुरातन वाली जो स्कीम्स हैं, बहुत पुरातन वाली जो चीज़ें चली आ रही हैं, है ना, बनाने में टेक्निक्स हैं, वो सारी जो है आगे भी कंटिन्यू रहे, इसलिए हमको उन्हें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनके पास आने अभी के समय में कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इशू है उनके पास ट्रेनिंग की कमी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। जो उन्हें बताया गया है, परिवार से सीखे हैं वो है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी है। दूसरा, अगर उन्हें सर्टिफिकेशन हो जाए उनके स्किल्स का, तो समझ लीजिए कि उनकी मार्केट में बकत कितनी बढ़ जाएगी। आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिलता है तभी तो आपको जॉब मिलती है। सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन, एग्ज़ाम क्लियर करने का सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपकी आप में काम करने की क्षमता है या नहीं है ये बताती है। अगर इनको भी सर्टिफिकेशन दे दिया जाए कि ये बहुत अच्छा स्किल्ड वर्कर है ना, अगर मेरे को बता दिया जाए कि मेरा जो काम करने वाला ड्राइवर है वो बहुत स्किल्ड है, उसके पास सर्टिफिकेट है सरकार के ड्राइविंग स्कूल का, तो मैं उसको तुरंत रख लूँगा। तो जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसके और मेरे बीच में कि ये अच्छा है या बुरा है, वो ख़त्म हो जाएगी और तुरंत नौकरियाँ लग जाएगी। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल जाए, साथ में सर्टिफिकेशन और स्किलिंग का सर्टिफिकेशन मिल जाए। तीसरा, जो मॉडर्न टूल्स हैं उनकी कमी है, अभी भी वही पुराने तरीके की चीज़ों से सारे टूल्स बनाए जा रहे हैं। साथ में जो क्रेडिट है, एक्सेस टू क्रेडिट है ना, बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है, उसके कारण उनके पास कैपिटल की कमी है, बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं बिज़नेस। अभी भी वही दो चार जो है लोग काम पे लगे हुए हैं उनके यहाँ, और थोड़ा बहुत डिमांड पूरी कर पा रहे हैं, अपना जो है अपना जीवन यापन कंप्लीट कर पा रहे हैं। और साथ में मार्केट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत चीज़ें बदल गई है, ई कॉमर्स आ गया है, अब उनके जो चीज़ें हैं ई कॉमर्स में हैं क्या नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए, ये सब सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है? विश्वकर्मा स्कीम ला रही है। उसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले तो 1 लाख तक का, है ना, पहली किस्त में पहले बार में 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप चुका देते हैं तो आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 5% जो रेट है, परसेंटेज है लोन का, कंसेशनल लोन आपको दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या है? कुछ भी गिरवी में नहीं रखा जाएगा। आपके पास घर है, कोई बात नहीं, आप अपने पास रखिए, बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है कागज़। नहीं है, कोई बात नहीं, आप बस जाइए, 1 लाख तक का लोन आपको विश्वकर्मा के अंदर सरकार के द्वारा, मतलब बैंक के द्वारा जो है आपको मिल जाएगा, है ना, सरकार उसकी गारंटी ले रही है। उसके बाद जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, और मार्केटिंग सपोर्ट, ताकि ये लोग बेसिकली कहाँ आएँ, मेन स्ट्रीम में आएँ, है ना। डिजिटल सब कुछ डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो ई कॉमर्स में भी धीरे धीरे इनका इंट्रोडक्शन हो सके। जो एमएसएमई है, ठीक है, उनका इनके बनाई हुई चीज़ों को क्या करें, ई कॉमर्स में लेके आए। ठीक, उसके बाद इनकी अपस्किलिंग और ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है, साथ में सर्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा के अंदर बेसिकली एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड सरकार देगी जो इनकी स्किलिंग को रिकॉग्नाइज करेगा। समझ में आया क्या? ये बेसिकली हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम थी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इश्यूज़ जितने थे उसको एड्रेस करने के लिए ये स्कीम लाई गई है ना। तो ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा और प्री में आपको ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एन्जॉय योर डे। थैंक यू।